नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन बुक। तो इस क्रम में हम दोस्त सबसे पहले भारतीय इतिहास को इसमें हम चैप्टर वाइज आपको हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्त, इस बुक की विशेषता क्या है कि केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों को इस बुक में समाहित किया गया है। और ये दोस्त न्यू एडिशन है 2022 का। 2023 चल रहा है लेकिन 2022 तक का जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक दोस्त इसमें समाहित है। अभी 2023 का सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का बुक नहीं आया है। तो दोस्त, आज से आप डेली इस वीडियो को देखेंगे। आप वादा करिए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलेगा तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं बिना किसी दिन गैप किए हम आपको इस पूरे श्रृंखला को पहले भारतीय इतिहास, फिर भूगोल, फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, इस 8 खंडों में प्रकाशित है जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन बुक, इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्त, हम ज़्यादा न बात करते हुए आते हैं इसके पहले लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास। तब तक आप दोस्तों को जा कर के शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त देख रहे हों अपना व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इन सब चीज़ों पर इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बुलाइए, क्योंकि ये आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा होगा। तो दोस्त, आएंगे आज हम प्राचीन भारत का इतिहास में। सबसे पहले इस बुक की विशेषता क्या है दोस्त? नोट्स दिया गया है, उसके बाद मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरी बातों को ध्यान देंगे दोस्त, हम इसमें आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आप समझिए, क्योंकि इस स्क्रीन में हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हम सोच रहे हैं कि आप आराम से पढ़ते चलिए, हम मार्क करते चलेंगे। तो दोस्त, पहले क्या है, नोट्स दिया हुआ है। इस नोट्स को पढ़ करके जो आगामी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं। पाषाण काल में नोट्स को देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद अगला लाइन देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। आप ध्यान देंगे, जो लिखित विवरण होता है ऐतिहासिक काल होता है, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं होता है वो प्रागैतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपको तीनों चीज़ दोस्त क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, अर्थात जिसे आहार या जोरवे आदि आते हैं, जिसके अंतर्गत जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। फिर आप देखेंगे, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद आपका नव पाषाण काल। आप ध्यान देंगे, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। आप ध्यान देंगे। फिर इसके बाद पूरा पाषाण काल अर्थात क्रोड उपकरण, हस्तकुटार, खंडक एवं विदारणी। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत क्रोड उपकरण, जिसके अंतर्गत हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी पाया जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल में ताक्षणी एवं खुरचनी उपकरण है। सर्वप्रथम पंजाब को ही सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आप ध्यान देंगे, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी अर्थात जो पाकिस्तान में स्थित है से चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। दोस्त, आपको थोड़ा सा इन शब्दों को सुन के कठिनाई महसूस हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को आप 1 से 2-3 बार सुन लेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम आपसे कहेंगे डेली आप सुनते चलिए। आप कोई भी एग्जाम देंगे स्टेट पीसीएस का, इसके अंतर्गत ही आपका इतिहास का क्वेश्चन आएगा। इस संस्कृत के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के
वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। से कहाँ से? अतिरपक्कम से। इन सब स्थानों को आप ध्यान से सुनेंगे, आगे आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन के अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। आप ध्यान देंगे। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। आप ध्यान देंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में से शैल चित्र अर्थात रॉक पेंटिंग खोज निकाले। आप ध्यान देंगे। अब आगे देखेंगे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हड्डियों से निर्मित उपकरण से प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरणों एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हैं। इन समाधान में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं अर्थात जोड़े में हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। आप देखेंगे 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछ सकता है, इस नंबर को याद करेंगे। 48 मानव कंकाल टोटल है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। कौन सा स्थान है वो? सराय नाहर राय। आप ध्यान देंगे। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लिखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार
लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। आप ध्यान देंगे। आगे आएंगे, देखेंगे पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ है, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आप ध्यान देंगे। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। आप ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आप ध्यान देंगे। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल से में प्रारंभ हुआ है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लुहरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। आइए हम नीचे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। आप ध्यान देंगे। चीन के यांगजी नदी के घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। तो दोस्त आप देख रहे हैं वीडियो को, आप जाइएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। और दोस्तों को शेयर करते रहिए और डेली आप देखा करिए दोस्त, ठीक है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जेई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया है। आप ध्यान देंगे, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन हम इस पूरे बुक का दोस्त यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो हमें पूरा पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बुर्जहोम कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में के पास है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डिटेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपसाड़िक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है गुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपसाड़ी अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल में राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलिहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आग की खोज और पहिए की खोज। आप ध्यान देंगे, आगे मिलेगा आपकी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्त।
नेक्स्ट स्लाइड क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंद। अहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंद, ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृत भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलंद, बालाथल, उजियाना में घरों के चारदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृत 2100 से 1500 ईसा पूर्व एवं अन्य ताम्रप्रसारित संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहाँ यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण एवं नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसारित पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। आप ध्यान देंगे। आइए देखते हैं कायता संस्कृत, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में पाई हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अथवा अपनी मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरड़ तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गाँव की बस्तियाँ किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे निवास और देमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृत 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। निवासा जोरवे संस्कृति स्थल में पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र प्रसारणकालीन संस्कृति जोरवी संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था में इनामगांव स्थलों पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। आप ध्यान देंगे। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, अर्थात NCERT के अनुसार 100 से अधिक। आप ध्यान देंगे, आपका बहुविकल्पी में आएगा तो NCERT के अनुसार ही मारिएगा। 100 से अधिक घर इनाम गांव में और उनके कब्रें पाई गई। यह बस्ती किलाबंद है और खाई गिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जहाँ सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ पर नागार भी मिलता है। आप ध्यान देंगे। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरात के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले के पांडुरजा ढीबी, वीरभूमि जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरडीहा और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। आप ध्यान देंगे। नीचे देखेंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्र प्रसारण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्र प्रसारण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों, मनके और गुटकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ
मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी और वृषभ मृत्तिकाएं सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सडेंटल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्लेक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर थे। बहुत कठिन है दोस्त, इसे आप ध्यान देंगे, लेकिन आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका मदद मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा यदि सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, स्किप करके क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे सुनते भी चलिए। कायथा के एक घर के तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के गोलियां के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम पट्टी की सिंगर झुंगन क्षेत्र के तांबे के संबंध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली, हल, संगलकल्लू, बस्की, हल्लूर आदि ताम्रप्रसारण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। आप ध्यान देंगे। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम थोड़ा सा है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप ध्यान देंगे। 1871 में पुरातत्व संरक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। आप ध्यान देंगे। प्रश्नकोश को देखेंगे। अब देखेंगे इसमें हम प्रश्नकोश को। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अब आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। थोड़ा सा आप उसे सुन लिए, थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगा होगा, लेकिन भागिएगा नहीं, आप इस पूरे श्रृंखला को लेते चलिए दोस्त। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इस 60 नोट्स के आधार पर लगभग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हम कराएंगे, तो दोस्त आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को करने के लिए। आप ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस थे क्या थे? तो आपको दोस्त हम बता दें, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वी, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे आपके भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। आइए हम देखते हैं आंसर को, उसके बाद व्याख्या को देखते हैं। आंसर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है। अब व्याख्या क्या है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषक की शुरुआत किया था। स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लोह युग की त्रियुगमी विभाजन किया गया था। आप देखेंगे यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है दोस्त। तो इसमें थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। आइए व्याख्या को देखते हैं। थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल से और लोह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। आप ध्यान देंगे। यद्यप थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालक का प्रारंभ हुआ था। तो तीसरे का ऑप्शन डी होता है। मध्य पाषाण काल में उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालक का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। आप ध्यान देंगे। व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। देखेंगे दोस्त आपके 60 नोट से ही मिल रहा है क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में आया था 2008 में। मध्य पसाड़ी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कौन सा है? अभी ऊपर आप पढ़े हैं दोस्त, तो आप ध्यान देंगे ऊपर आपको हम क्या बताए हैं। मध्य पसाड़ के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान का नाम क्या है? आदमगढ़। ऊपर आप देख सकते हैं, अभी बताए हैं आदमगढ़। आइए हम व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या आता है? उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। उपरोक्त प्रश्न क्या था? मध्य पसाड़ काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगा मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिला है, लेकिन इसमें देखेंगे वो बागौर नहीं है ऑप्शन में, तो आप आदमगढ़ ही सही मानेंगे। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आप बताएंगे महदहा एवं सराय नाहर में, COD नगर, सराय नाहर राय से, महदहा एवं सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन महदहा मध्य प्रदेश के परमार जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील के क्षेत्र बूढ़चड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूढ़चड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी उपकरण मिले हैं, आप ध्यान देंगे। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो 6वें का क्या हो जाएगा? A और B, सराय नाहर और महदहा। महदहा से ऊपर आप देख सकते हैं वही व्याख्या हो गई, डबल बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसीलिए दोस्त हम कहते हैं कि इस श्रृंखला को आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए यूपी RO मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, ऊपर PCS में पूछा गया। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे, सराय नाहर राय से, महदहा से। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? सराय नाहर राय से, दमदहा से, महदहा से। ऊपर हम देखेंगे शार्ट नोट्स में दोस्त आपको हम बताए थे 7वें में क्या हुआ था, दमदमा से जो था 3 मानव कंकाल मिले थे। कहाँ से? दमदमा से। आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। आंसर देखिए पहले, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय एवं महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग समाधान है और इन समाधानों में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। क्या हो गया? महदहा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन देखिए मिल रहा है दोस्त आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी नवपाषाण काल में, आप ध्यान देंगे। 8वां का व्याख्या देखें, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यहाँ यही वह समय है जहाँ मनुष्य कृषि कर्म में परिचित हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? 9वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में। ये देखेंगे यूपी PCS प्री 2006 क्वेश्चन उत्तराखंड का है, उत्तराखंड PCS का। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी। व्याख्या देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा एवं क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आप ध्यान देंगे, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से हुआ? नर्मदा घाटी से। व्याख्या देखेंगे, उपयुक्त व्याख्या देखा है, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए, जौ या यौ। आप ध्यान देंगे, जौ को ही यौ कहा जाता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त प्रयुक्त अनाज है। आइए व्याख्या देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया, जो कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई तथा जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो बारले अर्थात
जौहर था बारले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। आप ध्यान देंगे। फिर हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो 12 का आपको हम पहले ही बताए थे, लहुरा देव जो है। उपयुक्त व्याख्या देखेंगे, सब क्वेश्चन देखिए दोस्त कितनी बार आया है। लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में आया था, यूपी कई बार आया, 2004 2008 में। व्याख्या देख लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि एवं साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज के पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होता, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, 12 का हो गया। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 13 का ऑप्शन डी होगा इसमें। आप ध्यान देंगे, इसमें मेहरगढ़ किस क्वेश्चन देखें कहाँ पे आया था, पीसीएस मेंस में आया था। तो इसका हो जाएगा मेहरगढ़ में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2007 का है, मेहरगढ़ से। उपयुक्त सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़। उपयुक्त व्याख्या को देखना है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था। तो देखेंगे क्वेश्चन को ही दोस्त कई बार रिपीट किया जाता है घुमा घुमा कर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी दम्ब सदात से जो हम पढ़ रहे थे शार्ट नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं। तो भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलती बोल गए दोस्त। आप देखेंगे भारत के पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। उपयुक्त व्याख्या देखना है। फिर इसमें आप देखेंगे उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। फिर से आप बताएंगे मेहरगढ़। कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्त, आप देख सकते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं 17वीं ईस्वी पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है, अतः विकल्प डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल के पशुपालन से प्रमाण मिलते हैं। औंधे, बोरी, बागौर और लखनिया। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बागौर। आप ध्यान देंगे, बागौर। यूपी पीसीएस प्री 2018 क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अर्थात ताम्रपाषाण युग जो होता है उसे ही चालकोलिथिक युग कहते हैं। तो आइए हम व्याख्या को भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को। आप ध्यान देंगे दोस्त, सुनते चलिए इस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप किसी भी समय पे, खाना बनाते समय, टहलते समय, चाहे पे जहाँ पर भी हो, आप ईयरफोन लगा करके इसे सुनते चलिए। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आहड़ में 1, 3 एवं 4 सही हो जाएगा, 1, 3 एवं 4। आप ध्यान देंगे, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था जहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, जिन पर समांतर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। आप ध्यान देंगे। 21 व्याख्या देखेंगे, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवंती या तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ के तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई, जिन पर समांतर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आप 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से किस एक पूरा स्थल का पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ये देखेंगे PCS 2008 में भी क्वेश्चन आया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित बुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृत के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 का ऑप्शन सी होगा। HD संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2009 का क्वेश्चन है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 23 नंबर, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? आप बताएंगे नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी। फिर इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। 24 का ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। 24 का ऑप्शन बी आप ध्यान देंगे। नवपाषाणी युगीन दक्षिण भारत में शवों की विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनकी विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट, समाट, पीठ सर्किल, कैल सर्किल, ओल्डमैन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए मोहिर है। फिर राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है? तो 25 का ऑप्शन बी संगनकल्लू से संबंधित है। राख का टीला संगनकल्लू से आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 26 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है आपका 26 का ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों में पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनकी हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। आप ध्यान देंगे। 27 निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 27 नंबर का ऑप्शन बी। उपयुक्त व्याख्या देखना है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो तुरंत आप बताएंगे 28 का ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? MPPCS क्वेश्चन है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। उपयुक्त व्याख्या को देखना है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तुरंत आप बताएंगे भीमबेटका। ये चारों क्वेश्चन उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो तुरंत आप बताएंगे 30 का ऑप्शन सी BS वांककर। BS वांककर जो है भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैलचित्र प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। बस दोस्त, बस 10 क्वेश्चन और बचा है। आप साथ बनाए रहिए और इस वीडियो को डेली देखा करिए। आपको निश्चित ही बहुत ही मजबूती मिलेगा। नंबर आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना मजबूती आपको किसी भी एग्जाम में मिलेगा। कोई एग्जाम में बैठेंगे आप एकदम बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में BS वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका ने किसको खोज, देखिए यहाँ पे दिया है ना, भीमबेटका को किसने खोजा था। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो तुरंत आप बताएंगे डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। BS वांककर क्या पूरा फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। ये दोनों चीज़ आपको जाना चाहिए। BS वाकणकर दे सकता है या फिर डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। MPPCS प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट। गैरिक मृदभांड प्राप्त OCP का नामकरण हुआ था। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। आप ध्यान देंगे, ऑप्शन ए हो गया। फिर इसी क्रम में
गंगा यमुना दोआब की संस्कृत परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू हुई जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण मेरुवर्णी गैरी मृदभांड संस्कृत ओसीपी कहा गया। बी बिलाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरी मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ताम्राष्ट काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे हम जो 60 नोट्स पढ़े थे सब वहीं से है दोस्त, उत्तर से दक्षिण की ओर। वो 60 नोट्स को इस प्रकार प्लान किया गया है कि इस क्वेश्चनों को आप हल कर सके। उत्तर से दक्षिण की ओर ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। फिर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे आप व्याख्या देख लिख सकते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृत जौरवे संस्कृत के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के लिए साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। तो आप बताएंगे 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बुर्ज होम से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला गया है। तो आप देखें व्याख्या, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आप ध्यान देंगे दोस्तों, हम 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और लगभग समाप्त की ओर है आप। हाँ, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो अभी ऊपर देखे हैं बुर्ज होम से। वही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आता है, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। यूपी पीसीएस में 2011 क्वेश्चन है। 36 उपयुक्त व्याख्या देखना है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सुमिलित है। तो बुर्ज होम शैल की देव मंदिर बिल्कुल गलत है, ए मतलब नहीं, 2 और 3 सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकट कला से, गणेश्वर ताम्र कला पर से, बुर्ज होम जो है शैल की देव मंदिर नहीं है। आप ध्यान देंगे, अभी ऊपर हम आपको पढ़ाए हैं। IAS प्री का क्वेश्चन है, व्याख्या को आइए देखते हैं। बुर्ज होम नामक नौपसाड़ी पूरा स्थल जम्मू कश्मीर के केंसासी प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल में गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातत्व पूरा स्थल है जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पूरा स्थल है। इस पूरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद अग्रवाल ने की थी। इस पूरा स्थल में दोहरी पेंचदार सिरेवली, ताम्र बड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। इस प्रकार डी विकल्प सही है। आइए हम देखते हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। बघरी घोर से। कहाँ से? बघरी घोर से। आप ध्यान देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको व्याख्या को देख सकते हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया में शिलाश्रय संख्या 1 के मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश छद बिछद अवस्था से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया ने कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, नीचे कथन दिए गए हैं। कथन ए दूसरा कारण आर है। तो 39 का आप देख सकते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, तो देखेंगे इसमें कथन क्या है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। अभिकथन ए हो गया। और आर क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आप ध्यान देखेंगे। GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यहाँ अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन कमी कारण लोगों की गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया गया था। बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो 39-40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति। आप ध्यान देंगे 40 का ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आप ध्यान देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो 42 का ऑप्शन सी, भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। सी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासित संगठन है। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पर आपका 42 क्वेश्चन और देखेंगे 60 नोट्स भी हम आपका यहाँ पर पूरा कर दिए। प्राचीन भारत इतिहास का पाषाण काल हम पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में संदेश सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और डेली प्लीज़ देखिए। आपका सपोर्ट, आप हमारे लगभग 1300 लोग हैं, जिसमें से यदि 1000 लोग इस वीडियो को डेली देख लेते हैं और एक लोग को आप शेयर करेंगे तो 2600 लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलेगा दोस्त। तो हम इसे आगे करेंगे कंटिन्यू और इसको पक्का हम आपसे वादा करते हैं, आपको हम पूरा इस बुक को यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, जिससे आप आगामी किसी भी एग्जाम में बैठ करके आप अपना एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में हम आएंगे, 60 नोट्स पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।